कि महिला सांसद से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मशीनरी इतनी डर जाती है कि उनके हनुमान चालीसा का अनाउंसमेंट करते ही उनके ऊपर देशद्रोह लगा दिया जाता है। मतलब भारत में एक महिला सांसद इतनी तेज, इतनी मतलब सशक्त है, तो मैं इसको वुमेन एम्पावरमेंट से भी जोड़ती हूँ कि महिला सांसद ने ये बात कह दी कि हनुमान चालीसा पढ़ूंगी सीएम के घर के आगे, तो सीएम डर गए। सीएम इतने डर गए कि मतलब देशद्रोह और राजद्रोह का आरोप लगा दिया। मैं ये जानना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ना या अपने धर्म की कोई भी चीज पढ़ना, क्या वो देश के खिलाफ काम कर रही थी? मतलब देश में कहीं वो बम प्लांट कर रही थी, महाराष्ट्र में कहीं बम प्लांट कर रही थी, वो ऐसा क्या काम कर रही थी कि वो देशद्रोह की श्रेणी में आता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब आप मुंबई पुलिस हो, महाराष्ट्र सरकार हो, मुख्यमंत्री हो, इनके बड़े बड़े प्रवक्ता हो जो धमकियां देने लगे हैं, जो उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं, एक महिला सांसद से इतना डर या हनुमान चालीसा से डर? डर तो है, चाहे महिला सांसद से है, चाहे हिंदू जाग रहा है, इस बात से डर है, बट डर तो है। शिवसेना का कहना है कि शिवसैनिक झुकेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, वैसे ही जैसे आपको पता है कि जहांगीरपुरी में वो जो दंगाई था, जो दंगा कराने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो पीएफआई फंडेड भी हो सकता है, जो आईएसआई फंडेड भी हो सकता है, मैं तो कहती हूँ वो जिस तरीके से पुलिस उसको लेके जा रही थी दिल्ली पुलिस, उसने कहा पुष्पा झुकेगा नहीं, उसी तरीके से सोचिए कितनी ओछी बात है कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के, इतनी संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के कहते हैं कि शिव सैनिक झुकेगा नहीं। शिव सैनिकों को झुकाने के लिए तो सांसद ने कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि भैया आप अगर लाउड स्पीकर नहीं उतारेंगे तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आपके घर के आगे। तो इसमें शिव सैनिक कहाँ से आ गए? और दूसरी बात देखिए, फिर मैं बात कह रही हूँ कि अब ना शिवसेना वो पार्टी रही, ना ये वो लोग रहे जिनको ये कहा जाता था कि मतलब हिंदुओं की रक्षा के लिए ये काम करते हैं। और आपको पता है कि बाला साहेब कितने आदरणीय थे, कितने पूजनीय थे, लोग उनको किस तरीके से मानते थे, हिंदू सम्राट उनको बोला जाता था। उन्हीं के परिवार के लोग आज गद्दी पे हैं और हनुमान चालीसा जैसी चीज़ पे, जो हनुमान चालीसा हमारे लिए एक बहुत पूजनीय चीज़ है, हमारे धर्म से जुड़ी एक आस्था का सवाल है, हम वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं और एक महिला के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा के उनको जिस तरीके से उनको जेल भेजा जा रहा है, जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है, जिस तरीके से उनके ऊपर एक्शन, अरे मतलब पाल घर के साधु और संतों पे भी जो जो अन्याय हुआ, उसके बाद भी इतनी तेजी से एफआईआर उन लोगों के ऊपर नहीं हुआ जिन्होंने उनकी हत्या की। आज तक वो केस नहीं सॉल्व हुआ, 1.5 साल 2 साल करीब हो गया, तो 2.5 साल हो गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर वो ये कहती है कि 23 तारीख को मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी और 24 घंटे के अंदर पूरी मुंबई पुलिस हिल जाती है, महाराष्ट्र सरकार हिल जाती है। मतलब जिसकी सरकार में इंस्पेक्टर से लेके अनिल देशमुख तक चोर रहा हो, वो एक महिला सांसद के साथ ये बदतमीजी कर रहे हो, ये पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैम, जिस तरह से शिवसेना का कहना है कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, यानी सरकार को स्थगित करना चाहती है। देखिए, बीजेपी की बात बीजेपी से अगर पूछते तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्र की मैं बेटी हूँ, इसका जवाब मैं देती हूँ। बीजेपी कुछ नहीं चाहती। अब महाराष्ट्र की सरकार के प्रति जो जनता का एक रवैया है, आप यकीन मानिए कि अगली बार जब महाराष्ट्र में चुनाव होगा तो इसी महाराष्ट्र ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या देखी, इसी महाराष्ट्र ने मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार ने कैसे लीपापोती की उस केस पे, ये भी देखा कि आज सुशांत सिंह राजपूत की बहनें किस तरीके से पूरे देश में जाके गुहार लगा रही अपने भाई के न्याय के लिए, और किस तरीके से उसी महाराष्ट्र में क्या क्या उनके परिवार के साथ हुआ। इसी महाराष्ट्र सरकार ने, इसी पुलिस ने, इसी अनिल देशमुख ने, इसी सचिन वाजे ने, इसी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कंगना रनौत के साथ क्या किया, अर्नब गोस्वामी के साथ क्या किया। और अगर आप महाराष्ट्र में कुछ भी बोलते हैं तो आपके ऊपर किस तरीके से झूठे चार्जेस लगा के आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपको 10 दिन के लिए जेल भेज देंगे, आपको पुलिस स्टेशन में, मियां बीवी जो उनके हस्बैंड हैं और वो नवनीत राणा, दोनों को पुलिस स्टेशन में बिठा के रख रहे हैं। जनता अब ये चाहती है कि अगला चुनाव जल्दी आए और ये जो सत्ता में जो घमंड में चूर लोग हैं, उनके घमंड को खत्म करना जनता चाहती है। मैम, आपने देखा जिस तरह से बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, उन पर भी हमला हुआ, वो जाकर गृह मंत्रालय में अपना बताते हैं, जाके गृह मंत्रालय कार्रवाई करने वाला, कैसे देखते हैं आप? देखिए, गृह मंत्रालय ने तो आज एक इनसे नोटिस भी मांगी है, शायद कोई नोटिस दी है, या गृह मंत्रालय ने सवाल भी पूछे हैं, कुछ हुआ है जिसमें उनसे पूछा जा रहा है कि भैया ये जो किरीट सोमैया के साथ हुआ, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो क्या हो रहा है। मुझे खुशी है कि गृह मंत्रालय बहुत एक्टिवली इस पर अब काम कर रही है और पूछेगी, लेकिन किरीट सोमैया साहब इतने बड़े नेता हैं और 50-60 लोग झुंड में आके उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनकी गाड़ियों पे हमला कर देते हैं, उनकी गाड़ी पे कांच जो है वो टूट गया। कल मैंने देखा कि उनके शरीर से, उनके चेहरे से कहीं से खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था। इतने बड़े नेता, मतलब आज आपने ये स्थिति कर दी है कश्मीर की तरह। एक ज़माने में जब जम्मू कश्मीर जो हुआ करता था, जो बंगाल में आज हो रहा है, जो केरल में होता है, जो राजस्थान में होता है, आप किस तरीके से बीजेपी के नेताओं से डर जा रहे हैं
और बीजेपी के नेताओं पे अगर हमला कर देने रहे, मैं कह रही हूँ एक पक्ष और विपक्ष है राजदीप, ठीक, दोनों लोग हैं, आप किसी बात से सहमत हो सकते हैं, किसी बात से सहमत नहीं, लेकिन शिवसेना के लोग घेराव कर दें, पत्थर चलाने लगे, बीजेपी के नेताओं को मारने लगे। आपको याद होगा कि बंगाल में भी चुनाव में यही होते हैं, बंगाल में तो अभी भी है, तो क्या बंगाल और महाराष्ट्र दोनों में कोई फर्क है? नहीं। और मैं तो ये बात पूछना चाहती हूँ मुंबई पुलिस से और महाराष्ट्र सरकार से कि हनुमान चालीसा पढ़ना देशद्रोह के कैटेगरी में कैसे आता है? और जो सांसद महिला है उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आपने इसको देशद्रोह की श्रेणी में रखा? आपकी हिम्मत नहीं होती जब फ्री कश्मीर के पोस्टर्स बॉम्बे में, मुंबई में लहराए जाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती जब शाहीन बाग में लोग बिरयानी खाते हैं और देश के खिलाफ पीएफआई के पैसों से पूरे देश में आग लगाते हैं, आपकी हिम्मत नहीं होती जब जहांगीरपुरी में कोई बवाल होता है तो आप उनको भी बचाने के लिए वो पुष्पा वाली स्टाइल में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन एक महिला सांसद के ऊपर देशद्रोह लगाया जा रहा है। मतलब जो गोरखपुर मंदिर में जो घुसा, आपको याद होगा, मुर्तजा, उसको तक बचाने के लिए लोग आ जाते हैं, टीएमसी के भी नेता आ जाते हैं, यहाँ जहांगीरपुरी में टीएमसी, बंगाल, महाराष्ट्र, बहुत सारे नेता, सपा के भी नेता, ओवैसी साहब, वो सारे लोग वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज जब देश में, अपने ही देश में ये कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर्स उतारे जाए, भाई यूपी में क्या हुआ? यूपी में मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना कि बिना किसी परमिशन के जुलूस नहीं निकलेंगे, और मंदिर मस्जिद दोनों से या तो लाउड स्पीकर निकालिए, उतारिए, या जो आपने लगाए हैं उसकी वॉल्यूम चेक की जाएगी, और पुलिस जाके वॉल्यूम चेक कर रही है कि वॉल्यूम ऐसा ना हो कि जो आपके प्रदेश के लोग हैं या जो शहर के लोग हैं आपको उससे तकलीफ और दिक्कत हो उस वॉल्यूम से, चाहे वो मंदिर में हो चाहे मस्जिद में। यही सोल्यूशन महाराष्ट्र में क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों ऐसा है कि नमाज पढ़ने की परमिशन दी जाएगी, लाउड स्पीकर चलाने की परमिशन दी जाएगी, हर मस्जिदों में लाउड स्पीकर रहेगा, लेकिन मंदिर में और जो हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता है उसके ऊपर राजद्रोह लग जाएगा, देशद्रोह लग जाएगा। महिला सांसद को मतलब इस तरीके से बेइज्जत करके, जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी हो रही है, जिस तरीके से सुमैया साहब के साथ हो रहा है, ये सब कुछ ये नहीं दिखाता है कि हम एक तानाशाह एक गवर्नमेंट चला रहे हैं, और एक ऐसे सीएम जिनके नाम के आगे अगर जी नहीं लगाया तो भी सुना जेल भेज देते हैं। सीएम साहब का नाम बड़े तमीज से लीजिए, आदर से लीजिए। अरे आदर और तमीज दिल से आएगा या आप जबरदस्ती हमें तमीज सिखाएंगे? लेकिन शिवसेना का कहना है कि हमें कोई हिंदुत्व न सिखाए, हमें पता है कि हिंदुत्व कैसे जीना, हिंदुत्व कैसे चलाया जाना। तो उनसे पूछिए ना कि अगर आप हिंदुत्व जानते हैं तो हनुमान चालीसा कैसे देशद्रोह के श्रेणी में आता है, बस इसी को एक्सप्लेन कर दीजिए। आप पूरे देश को ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में अगर कोई हनुमान चालीसा पढ़ना चाहेगा तो आप उसके ऊपर देशद्रोह किस श्रेणी में लगा रहे हो, और आप हिंदुत्व की बात करते हैं। आप किस हिंदुत्व की बात करते हैं? आप लोग तो चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, जहाँ पे आज जो बम फोड़ने वाली जिहादी हैं, आपकी जो अलाइड पार्टी है जिसके साथ उन्होंने भी सरकार बनाई है, राजमाता भी कूद जाती है, युवराज भी कूद जाते हैं, भाई बहन भी कूद जाते हैं, और ये पीछे से महाराष्ट्र वाले भी आ जाते हैं। यही कारण था कि बिहार में इनकी जमानत जब्त हुई, और जब ये, अब तो छोड़ दीजिए बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल, अब तो ये जब महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे तो इनको बता दीजिएगा कि हिंदुत्व वाली जो पार्टी थी वो खत्म हो चुकी। ये तो वो पार्टी जो राजमाता के चरणों में जाके गिरी हुई है। संजय राउत कहते हैं कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, 20 फुट नीचे जमीन के गाड़ देंगे। देखिए, राजनीतिक होने में और गुंडा होने में फर्क होता है। संजय राउत को तो कोई सीरियस लेता भी नहीं है, लेकिन जिस तरह के वो घटिया बयान देते रहते हैं उसके लिए मतलब उनको जवाब मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ने के बाद वो एक छपता है इनकी पत्रिका में उखाड़ दिया, आज ये कहते हैं जो शिवसेना के धैर्य की परीक्षा लेगा उसको 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। ये कोई प्रवक्ता कहता है कि 20 फीट नीचे गाड़ देंगे? जनता आपको छोड़ देगी क्या? आप भी जनता का धैर्य को मत चुनौती दीजिए, नहीं तो आपकी पूरी पार्टी 20 फीट नीचे नहीं 100 फीट नीचे चली जाएगी, और जनता जनार्दन से बड़े नहीं आप। क्या महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? देखिए, कोई भी ऐसा राज्य, चाहे वो बंगाल हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, राजस्थान हो, यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जहां पे आप अपने पावर का मिसयूज करने लगे हैं सिर्फ सत्ता में रहने के लिए अपने पावर। देखिए, अंदर से तो ये डरे हुए, आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद पूरा महाराष्ट्र सरकार डरी हुई है, और इसके बाद जो एक के बाद एक करप्शन चार्जेस इनके कमिश्नर से लेके वो भगौड़ा जो इनका कमिश्नर था वो सचिन वाजे, और इनका ये जो चोर एक नंबर का डकैत जो इनका वो अनिल देशमुख इनका गृह मंत्री था, इन सबके बाद ये डरे हुए हैं। और इनके ऊपर राष्ट्रपति शासन इसलिए भी लगना चाहिए कि जब आप अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं और आपके खिलाफ, मान लीजिए अगर महाराष्ट्र सरकार के किसी भी काम को, किसी भी चीज को कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता, आप उसको जेल भेज देंगे, आपके ऊपर राजद्रोह लगा देंगे, देशद्रोह लगा देंगे। वो सिटिंग सांसद है,
वो कोई एरू गैरू महिला नहीं है, वो कोई नॉर्मल महिला नहीं है, वो कोई कॉमन पर्सन नहीं है। आप अगर संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के, तो वो भी जनता द्वारा चुनी हुई एक सांसद है। आप जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, पूरा प्रदेश नहीं देख रहा है, तो राष्ट्रपति शासन तो 100% लगना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि बीजेपी इसके पीछे है, जो अगर नवनीत राणा जी की बात करें, उनको उकसाने में बीजेपी का हाथ है। बीजेपी सत्ता में आना चाहती, इसीलिए उनको उकसाया। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सत्ताधारी लोग हैं महाराष्ट्र में, उतना डरे हुए हैं कि वो जो ये लाउड स्पीकर की बात किसने शुरू की थी? लाउड स्पीकर को चुनौती किसने दी थी महाराष्ट्र में? बीजेपी ने, राज ठाकरे साहब ने। राज ठाकरे साहब ने चुनौती दी। तो ये वाले ठाकरे साहब वो वाले ठाकरे साहब से डरते हैं, और इनको भी पता है कि राज ठाकरे के अंदर, सच बात तो ये है कि राज ठाकरे साहब की जब हम लोग बातें सुनते हैं या उनकी चीज़ों को देखते हैं, तो वाकई ये लगता है कि ये बाला साहेब का रूप है। बाला साहेब के जो भतीजे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम बाला साहेब की वीडियोस भी अगर हम पुराने देखें, तो वो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे बाला साहेब, आज जो राज ठाकरे साहब बोल रहे हैं वही तो बाला साहेब बोलते थे। तो आप राज ठाकरे साहब से क्यों डरते हैं? आपकी हिम्मत नहीं है बात कहने की ये सब कुछ जो हो रहा है वो राज ठाकरे साहब करा रहे हैं? और राज ठाकरे साहब ने क्या गलत कह दिया, मुझे बताइए ना। राज ठाकरे साहब ने यही तो कहा कि अगर आप सारे लाउड स्पीकर्स नहीं उतरवाएंगे तो हम 3 तारीख को सड़कों पर बैठ जाएंगे, 3 तारीख को हम उतर जाएंगे, कुछ इस तरह का इन्होंने चुनौती दिया है। तो आप उनके बारे में क्यों नहीं बोलते? बीजेपी कहाँ से आ गई? महाराष्ट्र में राज ठाकरे साहब ने आपको चुनौती दी, और ये भी देख लीजिए कि अगर यही चलता रहा तो वाकई जो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने वाले बाला साहेब के भतीजे राज ठाकरे, ऐसा ना हो कि अगली बार सत्ता पे वो बैठ जाएं और ये जो नकली हिंदू हैं ये सत्ता से नीचे उतर जाएं।